सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 9 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 9 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आशीष जी को जो वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि इन्होंने लगभग जो है ना टोटल 25 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस के जो वो लिख कर जो वो भेजे हैं। और इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो है अपने एग्जाम के क्वेश्चन जो है ना हमसे जरूर साझा कीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि सेकेंड शिफ्ट में जो है आपके किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 1951 का एशियाई खेलों में जो है ना भारत द्वारा जीते गए पदक की कुल संख्या कितनी रही थी, ये आपका जो वो पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, एशियाई खेल का जो पहला ही संस्करण हुआ था ना, ये आपका 1951 में हुआ था, जो कि आपका भारत के नई दिल्ली में आपका आयोजित किया गया था। और भारत के द्वारा टोटल जो है ना इसमें आपके 51 पदक जो है आपके जीते गए थे, जिसमें गोल्ड मेडल की बात कर लेते हैं आपका 15 जीता गया था, सिल्वर मेडल ये आपका 16 जीता गया था, और ब्रॉन्ज मेडल जो ये आपका 20 जो ये आपका जीता गया था। तो यहाँ पर आपका टोटल मेडल जो वो पूछा गया था। तो ऑप्शन बी 51 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर पदक तालिका में भारत का रैंक पूछा जाए कि कौन से पायदान पे भारत रहा था, तो देखिए पदक तालिका में भारत जो है ना जापान के बाद जो है ये आपका दूसरे पायदान पे रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और भारत में अब तक आपका 2 बार जो है एशियन गेम्स जो है आपका आयोजित किया गया है। एक तो आपका पहला ही संस्करण 1951 में किया गया था, और दूसरा जो है आपका 1982 का जो आपका 9वां संस्करण हुआ था ना, ये भी आपका भारत के नई दिल्ली में ही आपका आयोजित किया गया था। और भारत के द्वारा इस 1982 में यानी 9वें संस्करण में जो है ना टोटल आपके 57 पदक जीते गए थे, जिसमें आपका 13 गोल्ड, 19 सिल्वर और 25 जो आपका कांस्य पदक जो आपका जीता गया था। और भारत पदक तालिका में जो है ये आपके 5वें पायदान पे रहा था। और इसके अगर रिसेंट की बात कर ले तो देखिए 2022 का जो आपका 2023 में एशियन गेम्स हुआ था, ये आपका चीन के होंगजाओ शहर में आपका आयोजित किया गया था। और ये आपका 19वां संस्करण रहा था। और 19वें संस्करण में अगर बात कर ले कि भारत के द्वारा कुल कितने पदक जीते गए थे, तो टोटल आपका 107 पदक जो आपका जीता गया था, जिसमें 28 गोल्ड मेडल, 38 आपका सिल्वर और 41 जो ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका जीता गया था। और भारत पदक तालिका में जो है ना ये 4थे पायदान पे रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रसिद्ध बड़ा इमाम बाड़ा, जिसे आपका आसफी इमाम बाड़ा भी कहा जाता है, किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बड़ा इमाम बाड़ा जो है ना ये आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी ये आपका लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ के मतलब कि लखनऊ शहर के जो है ये आपका गोमती के मतलब कि गोमती नदी के तट पर जो आपका बसा हुआ है। तो ऑप्शन में आपका गोमती नदी आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी गोमती नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके अगर कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण की बात कर ले तो देखिए इसे आपका लखनऊ के नवाब आसफ उद दौला के द्वारा जो है ना 1784 में जो ये आपका बनवाया गया था, इसलिए इसे आपका मतलब कि आसफी इमाम बाड़ा भी जो है आपका कहा जाता है। और इसके अगर स्पेशलिटी यानी विशेषता की बात कर ले तो ये जो अपनी अद्भुत वास्तुकला और भूल भुलैया के लिए जो है ना ये आपका दुनिया भर में जो ये आपका प्रसिद्ध है। और इसका जो मुख्य हॉल है ये आपका बिना किसी खंबे या फिर बीम के सहारे जो है आपका खड़ा हुआ है, जो उस समय के इंजीनियरिंग कौशल का जो है ना एक बेजोड़ उदाहरण भी जो है आपका माना जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो है ना कुल कितने सीटें जो ये आपका आरक्षित है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो है लोकसभा की सीटों का जो आरक्षण है ना ये जनसंख्या के अनुपात के आधार पर जो आपका किया जाता है। जहाँ पर अगर शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति की बात कर ले तो लोकसभा में इनके लिए जो है ना ये आपका 84 सीटें जो ये आपका आरक्षित है। अगर आपसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति के बारे
बारे में पूछा जाए तो इनके लिए आपका 47 सीटें जो ये आपका आरक्षित है। और कुल मिलाकर कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो ये कुल आरक्षित सीटें, यानी अगर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अगर आपका मिला दिया जाना तो लोकसभा की कुल 543 सीटों में से जो है 131 सीटें जो है ना ये आपका आरक्षित श्रेणी में जो है आपका रखा गया है। और संवैधानिक प्रावधान की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ये जो आपका आरक्षण है ना ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत जो है आपका प्रदान किया गया है। और वर्तमान में ये जो आपका आरक्षण है ये आपका डेलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग के 2008 के आदेश के अनुसार जो ये आपका लागू हुआ है। और सबसे अधिक सीटें अगर पूछा जाए कि किस राज्य में है तो देखिए उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए सबसे अधिक आरक्षित सीटें हैं जो कि आपका 17 है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो है शेड्यूल्ड कास्ट का पूछा गया था जो कि आपका 84 सीटें जो है आपका आरक्षित है। तो ऑप्शन सी 84 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ना ये किस शहर के निकट स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात कर ले तो ये आपका राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। लेकिन भौगोलिक रूप से अगर आप देखा जाए ना तो ये आपका कोटा शहर के सबसे करीब जो ये आपका माना जाता है। और ऑप्शन में आपका कोटा दिया भी गया था तो कोटा आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके अगर इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना की बात कर ले तो देखिए इसकी जो स्थापना है आपका 1973 में कनाडा के सहयोग से जो आपका किया गया था। और ये आपका भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है। यानी पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा रहा था तो ये आपका तारापुर रहा था। इसके अगर नदी और जल स्रोत की बात कर ले तो ये जो आपका संयंत्र है ना ये चंबल नदी पर बने राणा प्रताप सागर बांध के किनारे जो है आपका स्थित है, जहां से इसे आपका शीतलन के लिए पानी भी जो है आपका मिलता है। और इसके अगर महत्व की बात कर ले तो ये आपका भारत का पहला ऐसा परमाणु केंद्र है ना जिसमें आपका कनाडाई ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर तकनीक का जो ये आपका उपयोग किया गया था। और वर्तमान में ये आपका भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्रों में से एक भी जो है आपका माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो कोटा किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की 103 कविताओं का संग्रह कौन सा है जिसके लिए उन्हें आपका नोबेल पुरस्कार भी जो आपका दिया गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर की 103 कविताओं का जो प्रसिद्ध अंग्रेजी संग्रह है ना ये आपका क्या है, तो ये आपका गीतांजलि सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग्स है। तो गीतांजलि सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग आपका दिया गया था। तो गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका पुस्तक है आपका 1912 में लंदन की इंडियन सोसाइटी के द्वारा जो है आपका प्रकाशित किया गया था। और इसी संग्रह के लिए मैं आपको बता दूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी जो आपका दिया गया था। और इस पुस्तक की प्रस्तावना प्रसिद्ध कवि WB मतलब कि इट्स ने जो है ना ये आपका लिखा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। एक आपका मूल बंगाली गीतांजलि है, इसमें आपके 157 कविताएं हैं। लेकिन अंग्रेजी अनुवाद में अगर पूछा जाए तो टैगोर ने मुख्य रूप से जो है ना 103 कविताओं का चयन जो आपका किया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक शहर गौर में जो है ना कौन सा प्रसिद्ध दरवाजा स्थित है ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो एक विकल्प में आपका दाखिल दरवाजा दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका दाखिल दरवाजा है ना ये पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित गौर जो कि आपका बंगाल का कभी राजधानी भी हुआ करता था। ये आपका सबसे प्रभावशाली प्रवेश द्वार जो है ना ये आपका माना जाता है। और इसे आपका 1425 में नजरुद्दीन मोहम्मद शाह के द्वारा जो है आपका बनवाया गया था। और इसे आपका सलामी दरवाजा भी जो आपका कहा जाता है क्योंकि यहाँ से तोपों की सलामी जो है आपका दी जाती है। और ये जो आपका लाल ईंटों से बना एक उत्कृष्ट टेराकोटा स्थापत्य कला का जो है ना ये आपका नमूना भी जो है आपका माना जाता है। तो ऑप्शन डी दाखिल दरवाजा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्प के विश्लेषण की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए अलाई दरवाजा ये आपका दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में आपका स्थित है। और इसे जो आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो आपका बनवाया गया था। रूमी दरवाजा ये आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। और इसे आपका नवाब आशफ उद दौला के द्वारा जो है आपका बनवाया गया था। बुलंद दरवाजा के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश के जो है फतेहपुर सीकरी में आपका स्थित है। और इसे आपका अकबर के द्वारा जो है ना ये आपका बनवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चेन्नई जिसका पहले नाम आपका मद्रास था, मद्रास में वेद समाज की स्थापना जो है ना ये किस समाज के विचारों से आपका प्रेरित होकर हुआ था ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वेद समाज की जो स्थापना है ना ये आपका 1864 में जो है ये आपका चेन्नई मद्रास में हुआ था। और इसके प्रमुख संस्थापकों में जो है ये आपके के श्रीधरलू नायडू और केशव चंद्र सेन की जो है ये आपका महत्वपूर्ण भूमिका भी जो है आपका देखने को मिला था। और ये जो आपका मतलब कि वेद समाज था ये
ये किससे इंस्पिरेशन था यानी प्रेरणा लिया था, तो ये जो आपका समाज है ना, ये बंगाल के ब्रह्म समाज से अत्यधिक जो ये आपका प्रेरित था, क्योंकि जब ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन ने जो है ना 1864 में मद्रास का दौरा किए थे, तो उनके विचारों से प्रभावित होकर जो है ना दक्षिण भारत के सुधारकों ने जो है इसकी नींव जो है आपका रखा गया था, और इसे आपका दक्षिण भारत का जो है ब्रह्म समाज भी जो है आपका कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अगर उद्देश्य की बात कर ले, यानी उद्देश्य क्या रहा था, तो देखिए वेद समाज का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये जाति व्यवस्था को समाप्त करना, विधवा विवाह को आपका बढ़ावा देना और एक ईश्वर यानी एक ईश्वरवाद की पूजा करना था। इसलिए मतलब कि इन्होंने मतलब कि अविश्वासों और कट्टरपंथी अनुष्ठानों का भी जो है ना ये कड़ा विरोध जो है आपका किया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ब्रह्म समाज ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डीप एक्स्ट्रा कवर, थर्ड मैन और फाइन लेग, ये जो तीनों टर्म है ना, ये किस खेल से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये डीप एक्स्ट्रा कवर हो गया, थर्ड मैन हो गया और फाइन लेग हो गया ना, ये क्रिकेट के खेल का जो है एक आपका फील्डिंग यानी क्षेत्र रक्षण की जो है ये आपका पोजीशन को जो है आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन सी क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 के बीच जो है ना भारत में आपके ईसाई जनसंख्या कहने का मतलब कि क्रिश्चियन का जो पॉपुलेशन है ना, इसमें आपका दशकीय वृद्धि दर जो है ये कितना प्रतिशत रहा था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो है 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, इसमें भारत में क्रिश्चियन की जो कुल जनसंख्या है ये लगभग आपका 2.78 करोड़ जो वो देखने को मिला था, जिसमें अगर भारत के कुल जनसंख्या का प्रतिशत की बात कर ले तो आपका जो मतलब कि ईसाई का जो जनसंख्या का प्रतिशत रहा था ना, ये आपका 2.3% जो आपका रहा था। और 2001 से 2011 का दशक यानी आपका जो दशकीय जो ईसाई समुदाय का वृद्धि दर है ना, ये 15.5% जो है आपका दर्ज किया गया था, जो कि आपका पिछली जो दशकीय जनगणना रहा था 1991 से 2001 के मध्य, इसमें जो आपका ईसाई का जो वृद्धि है ये आपका 22.6% रहा था, जो कि आपका 2001 से 2011 वाला जो है ना ये आपका थोड़ा काफी कम जो ये देखने को मिला था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य मतलब कि जनसंख्या वृद्धि की बात कर ले तो देखिए हिंदू का जो जनसंख्या वृद्धि दर है ना ये आपका 16.8% जो आपका रहा था। मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर ये आपका 24.6% जो ये आपको देखने को मिला है। सिख जनसंख्या वृद्धि दर ये आपका 8.4%। बौद्ध जनसंख्या वृद्धि दर अगर पूछा जाए तो आपका 6.1% जो आपका देखने को मिला था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है ये आपका भाग लिया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात कर ले तो ये आपका 7 सितंबर 1931 से जो है 1 दिसंबर 1931 तक जो है ना ये आपका लंदन में आयोजित किया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि तीनों जो आपके गोलमेज सम्मेलन है ना ये आपके लंदन में ही जो है आपके आयोजित किए गए थे। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अगर महात्मा गांधी जी की भूमिका की बात कर ले तो देखिए महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ना एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में जो है इस सम्मेलन में जो ये आपके शामिल हुए थे। और गांधी जी का इस सम्मेलन में जाना 5 मार्च 1931 को जो ये आपका हुआ था और गांधी इरविन समझौते का परिणाम ही था, जिसके तहत कांग्रेस जो है ना ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ना ये आपका स्थगित करने और सम्मेलन में भाग लेने पर भी जो ये आपका सहमत हुआ था। और एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है ना कि गांधी जी जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में आपके मतलब कि लंदन पहुंचे थे वो किस समुद्री जहाज से जो है आपका लंदन पहुंचे थे, इसका नाम जो वो पूछा जाता है। तो ये आपका SS राजपूताना नामक जो समुद्री जहाज है ना इससे जो आपका लंदन पहुंचे थे। और परिणाम क्या रहा था इस गोलमेज सम्मेलन का, तो देखिए ये जो आपका सम्मेलन है ये आपके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर जो है मतभेदों के कारण जो है ये आपका असफल जो वो देखने को मिला था। और गांधी जी को जो है आपका खाली हाथ भारत लौटना पड़ा था और दोबारा जो है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है ना ये आपका शुरू किया गया था। और एक तथ्य आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना 1930, 31, 32 में, तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में आपके जो भाग लिए थे ना ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो आपका भाग लिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को जुलाई 2024-25 के अपडेट के अनुसार जो है ना वर्तमान में किस श्रेणी के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी आपका मतलब कि ये आपका PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो है आपका शामिल किया गया, ये आपसे पूछा गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए हैं। तो देखिए अगर वर्तमान में बात कर ले तो देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को जो है ना ये आपका नवरत्न कंपनी का दर्जा जो आपका प्राप्त है। और ये जो आपका डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्रालय के अधीन जो है एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का जो
आपका उपक्रम है। और इसके अगर इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना की बात कर ले तो देखिए इसकी जो स्थापना है ये आपका 1954 में रक्षा बलों की इलेक्ट्रॉनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जो आपका किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है ना यानी हेडक्वार्टर जो है ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो नवरत्न ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि तजिंदर पाल सिंह तूर जिन्होंने एशियन गेम्स में जो है ना 2 गोल्ड मेडल आपके जीते हैं, किस खेल से संबंधित है ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये तजिंदर सिंह तूर के बारे में अगर बात कर ले तो ये आपका भारत के जो है ना आपके दिग्गज शॉटपुट यानी गोला फेंक खिलाड़ी थे। और इन्होंने एशियाई खेलों में लगातार जो है ये 2 गोल्ड मेडल जो आपके जीते थे। कब कब, तो ये आपका 2018 का जो आपका जकार्ता एशियाई गेम्स हुआ था ना, इसमें आपका पहला स्वर्ण पदक इन्हीं के द्वारा आपका जीता गया था। और 2022-23 में जो आपका मतलब कि हांगझाऊ चीन में जो आपका एशियन गेम्स हुआ था, इसमें भी जो आपका दूसरा गोल्ड मेडल जो वो आपका इन्हीं के द्वारा आपका जीता गया था। तो आपका शॉर्टपुट ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन बी शॉर्टपुट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका वर्तमान में जो है ना शॉर्टपुट में एशियाई रिकॉर्ड धारक भी हैं। उन्होंने जून 2023 में जो है ना अंतरराज्यीय चैंपियनशिप में 21.77 मीटर का थ्रो फेंक कर भी जो है ना ये आपका रिकॉर्ड जो ये आपके बनाए हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत से पहले जो है भारत के पास एथलेटिक्स में जो है ना कुल कितने स्वर्ण पदक थे, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत से पहले जो है भारत के पास एथलेटिक्स में जो है ना कुल आपके 1 गोल्ड मेडल थे। और वो जो आपका एकमात्र जो स्वर्ण पदक है ना ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2021 में, इसमें पुरुषों के भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो इवेंट में जो है ना ये आपका जीता गया था। और नीरज चोपड़ा जो है एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है ये आपके पहले भारतीय एथलीट भी है। तो एक ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी एक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि सातवाहन वंश के अंतिम रूप से पतन का मुख्य कारण क्या था, मतलब कि उन्हें किसने पराजित किया था, सातवाहन वंश को किसने पराजित किया था, ये आपसे जो वो बेसिकली जो आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि सातवाहन वंश जिसे आपका दक्कन और मध्य भारत का लगभग जो है ना 450 वर्षों तक जो इनके द्वारा आपका शासन किया गया था। और इनका अंत किसी एक युद्ध से नहीं बल्कि आपका आंतरिक कमजोरी और नए उदय होते हुए राजवंश के कारण जो है ना इनका जो पतन है ये आपका हुआ था। जैसे कि विखंडन की बात कर ले तो देखिए 3री शताब्दी की शुरुआत में जो है ना सातवाहन साम्राज्य कई हिस्सों में जो आपका बढ़ गया था, जिसमें सातवाहन के सबसे जो महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी रहे थे ये आपके इक्ष्वाकु जो ये आपके रहे थे। और उन्होंने कृष्णा गुंटूर क्षेत्र यानी आंध्र प्रदेश में जो है ना सातवाहनों को प्रतिस्थापित किया था और उनके शासन का अंत भी जो है आपका किया था। इसके अलावा अन्य समकालीन शक्तियां की बात कर ले तो देखिए सातवाहन के पतन के बाद जो है ना उनके साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों पर अन्य छोटे वंशों ने भी जो आपका कब्जा किया था। जैसे कि आपका पश्चिम दक्कन में जो ये आपका आभीर के द्वारा जो आपका मतलब कि कब्जा किया गया था, दक्षिण पूर्व हिस्से में आपका पल्लव के द्वारा आपका किया गया था, उत्तरी विदर्भ क्षेत्र में ये आपका वकाटक वंश के द्वारा आपका जो वो किया गया था। और मतलब कि अंतिम जो शासक है इसके कौन रहे थे, तो देखिए ये जो आपके पुलुमावी जो चतुर्थ है ना ये सातवाहन वंश के अंतिम ज्ञात शासक जो आपके माने जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन में आपका इक्ष्वाकु आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी इक्ष्वाकु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ना संसद में विधेयक को पेश करने और पारित करने की प्रक्रिया का उल्लेख जो आपका किया गया है, यानी फॉर्मेशन और पासिंग का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में आपका किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए अनुच्छेद 107 की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है संसद में साधारण विधेयकों को पेश करने और उन्हें पारित करने की जो है ना सामान्य प्रक्रिया से जो आपका संबंधित है। और ये आपका यह स्पष्ट करता है कि जो आपका मनी बिल्स यानी जो धन विधेयक को छोड़कर जो है ना कोई भी विधेयक जो है किसी भी सदन में आपका पेश किया जा सकता है और उसे पारित होने के लिए जो है दोनों सदनों की सहमति भी जो है आपका आवश्यक होता है। इसका अगर अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात कर ले तो अनुच्छेद 108 यानी आर्टिकल 108 जो है ना इसमें कुछ स्थितियों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान जो आपका किया गया है। अनुच्छेद 110 इसमें आपके धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा जो है ना ये आपका दिया गया है। अनुच्छेद 111 में जो है ये आपका विधायकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से जो है आपका संबंधित है। अनुच्छेद 112 जो है ये आपका वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से जो आपका संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 107 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डॉक्टरों द्वारा हृदय की छवि यानी इमेज ऑफ हार्ट उत्पन्न करने के लिए जो है ना
किस तकनीक या फिर परीक्षण का उपयोग किया जाता है, जहाँ पे हूबहू जो है आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए एक विकल्प में जो है ना ये आपका इको यानी इको कार्डियोग्राफी आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका हृदय कण है, एक आपका अल्ट्रासाउंड है, इसमें उच्च आवृत्ति वाली जो ध्वनि होती है ना, ये आपके मतलब कि उच्च ध्वनि तरंगे जो होती है इसका उपयोग करके जो है ना हृदय की लाइव और आपका जो स्पष्ट छवि यानी इमेज जो ये आपका बनाया जाता है। और इसमें डॉक्टर जो है ना हृदय के वॉल्व, कच्छों और पंपिंग की स्थिति को जो है आपका देख सकते हैं। इसके अलावा मैयो क्लिनिक के अनुसार जो है ना ये आपका हृदय रोगों के निदान का जो ये आपका सबसे प्रमुख तरीका भी जो है आपका माना जाता है। तो ऑप्शन सी इकोकार्डियोग्राफी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों के विश्लेषण की बात करें जहां से आगे के चैप्टर में प्रश्न बन सकते हैं, तो देखिए ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका हृदय की आपके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी विद्युत गतिविधि को जो है ना ये आपका मापता है और ये आपका एक ग्राफ देता है, हृदय की तस्वीर आपका ये नहीं देता है। कार्डियोग्राफी की बात करें तो आपका हृदय की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए एक सामान्य शब्दावली है। इसके अलावा फ्लोग्राफी के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका मस्तिष्क यानी ब्रेन की विद्युत गतिविधियों को मापने के लिए जो है ना उपयोग जो है इसका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि मोतिहारी अमीलगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना जो है ना भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त परियोजना ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मोतिहारी अमीलगंज पाइपलाइन की बात कर लेते हैं, आपका दक्षिण एशिया की जो है ना पहली आपका सीमा पार पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन है और इसका जो उद्घाटन है यह आपका सितंबर 2019 में जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो आपके केपी शर्मा ओली थे, इन्हीं के द्वारा जो है इसका उद्घाटन जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन में आपका नेपाल दिया गया था, तो ऑप्शन सी नेपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसके दूरी और क्षमता की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका पाइपलाइन है ना ये बिहार के जो है मोतिहारी से नेपाल के अमीलगंज तक लगभग आपका 69 किलोमीटर तक जो है आपका लंबा हुआ है और इसकी क्षमता प्रति वर्ष लगभग जो है ना ये आपका 2 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पादकों की जो है ये आपका आपूर्ति करने की है। और ये आपका किस देश के सहयोग से जो है ये आपका मतलब कि क्रियान्वित किया गया था, ये आपसे अगर पूछा जाए तो देखिए इसे भारत की जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से जो है ना ये आपका क्रियान्वित किया गया था। और भारत नेपाल विकास साझेदारी के तहत जो है ना ये आपका एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट भी जो है आपका माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द स्टाइल डायरी ऑफ ए बॉलीवुड दिव्या, ये जो पुस्तक है ना ये किस अभिनेत्री के द्वारा आपका लिखी गई है आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका पुस्तक है ना ये आपके अभिनेत्री करीना कपूर खान के द्वारा जो आपका लिखा गया है और इस पुस्तक के जो सह लेखिका रहे थे ये कौन रहे थे, तो आपके रोसेल पिंटू के साथ जो है ये आपका करीना कपूर के द्वारा जो आपका लिखा गया था। तो ऑप्शन सी करीना कपूर खान आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो पुस्तक है ये आपका 2012 में प्रकाशित हुआ था और इस पुस्तक में करीना कपूर ने जो ना अपने फैशन सीक्रेट्स, स्टाइल टिप्स और बॉलीवुड में अपने लुक से जुड़ी यादें भी जो है आपके साझा किए थे। इसके अलावा करीना कपूर के द्वारा लिखी गई अगर हाल ही में पुस्तकों की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल, ये जो पुस्तक है ना ये भी आपका करीना कपूर के ही द्वारा जो है आपका लिखा गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। एक ऑप्शन में आपका जो है प्रियंका चोपड़ा दिया गया था, तो ये प्रियंका चोपड़ा की जो आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी का जो नाम है ना ये आपका अनफिनिश्ड है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कोडाई कनाल सौर वेधशाला यानी जो आपका सोलर ऑब्जर्वेशन है ना कोडाई कनाल, ये भारत के किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये कोडाई कनाल सौर वेधशाला जो है ना ये भारत की आपके जो है तमिलनाडु के डिंडीगुंड जिले में जो है ना ये आपके पलानी पहाड़ियों पर जो है आपका स्थित है। तो ऑप्शन सी तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर स्थापना के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए इसकी जो स्थापना है ये आपका 1899 में जो आपका किया गया था और ये जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी खगोल भौतिकी संस्थान के द्वारा जो है ना ये आपका संचालित किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से था कि एक आपका इमेज दे दिया गया था और पूछा गया था ना कि ये आपका किस वाद्यंत्र का इमेज है। तो देखिए अगर इसको देखें ना तो ये आपका एक तत्व वाद्यंत्र का जो ये आपका इमेज है। और तत्व वाद्यंत्र होता क्या है, तो देखिए भारतीय संगीत में उन वाद्यंत्रों को आपका तत्व या फिर तत्ववाद्य जो है आपका कहा जाता है जिनमें तार यानी स्ट्रिंग्स का जो है ना ये आपका उपयोग किया जाता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें आपका स्ट्रिंग का प्रयोग जो आपका किया जा रहा है और ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो है ना इन तारों को
उंगलियों या फिर मिजराब से जो ये आपका छेड़ा जाता है, या मतलब कि आपका यहाँ पर छेड़ा जाता है इस तरह से, तो इसे ही जो आपका तत्ववाद जो आपका कहा जाता है। और प्रमुख तत्ववाद्य यंत्रों के अगर उदाहरण की बात कर ले तो देखिए सितार हो गया, वीणा हो गया, सारंगी हो गया, तानपुरा हो गया, सरोद हो गया, वायलिन हो गया, इकतारा हो गया, गिटार हो गया, रवाओ हो गया, भंपंग और आपका जो रावण हत्या, मतलब कि ये सारे जो है ना ये आपके प्रमुख तत्ववाद्य यंत्र के जो ये आपके एग्जाम्पल हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1948 की औद्योगिक नीति यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो है ना सरकार ने प्रमुख उद्योगों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे दो स्टेटमेंट आपके दिए गए थे कि एक टेलीफोन को शामिल किया गया था, सेकंड आपका शिप बिल्डिंग यानी जहाज निर्माण को आपका शामिल किया गया था। ये आपके दो स्टेटमेंट आपके दिए गए थे और इस प्रकार के 4 विकल्प जो है ना आपके एग्जाम में जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्र भारत की पहली जो आपका औद्योगिक नीति है ना इसे आपका 6 अप्रैल 1948 को जो आपका घोषित किया गया था। और ये जो आपका एक मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी की जो है ना ये आपका नींव रखा था। और इस नीति ने जो है उद्योगों को आपका 4 श्रेणियों में जो आपका बांटा था। और वो 4 श्रेणी कौन कौन से थे तो देखिए इस पर आपका केंद्र सरकार का एकाधिकार था, जैसे कि हथियार हो गया, गोला बारूद हो गया, परमाणु ऊर्जा और रेलवे मतलब कि परिवहन पर जो है ना ये आपका केंद्र सरकार का जो ये आपका एक मतलब कि एकाधिकार था। और इसके अगर प्रमुख उद्योग यानी बुनियादी बात कर ले तो देखिए इस श्रेणी में जो है ना ये आपके 6 उद्योग को जो आपका शामिल किया गया था, जिसमें आपके नए उपक्रम केवल आपके राज्य सरकार द्वारा ही जो है ये आपके स्थापित किए जाने थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस श्रेणी में मौजूदा निजी उद्यम मतलब कि उद्यमों को जो है ना अगले 10 वर्षों तक जो है काम जारी रखने की अनुमति जो वो दिया गया था। और प्रमुख उद्योगों की सूची की बात करें तो देखिए कोयला हो गया, लोहा इस्पात, इसके अलावा आपका एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी विमान निर्माण हो गया, शिप बिल्डिंग यानी जहाज निर्माण हो गया, टेलीफोन टेलीग्राफ और वायरलेस उपकरण निर्माण जो है ना, साथ में ही आपका मिनरल ऑयल्स यानी खनिज तेल, ये सारे जो है ना ये आपके मतलब कि प्रमुख उद्योग श्रेणी के जो ये आपके हिस्से थे। तो ऑप्शन में आपका जो है जहाज निर्माण और आपका टेलीफोन निर्माण आपका दिया गया था, जो कि आपके दोनों ही जो आपके इसके हिस्से थे। तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में डॉकयार्ड यानी बंदरगाह जो है ना इसके साक्ष्य जो है किस स्थल से मिले थे, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है ना आपका जो डॉकयार्ड का जो साक्ष्य है ये आपके गुजरात के लोथल नामक ऐतिहासिक स्थल से जो आपका प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन बी लोथल आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका स्थान है ना ये आपका साबरमती नदी की जो ये आपका सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर जो आपका स्थित है, जो लगभग आपका 3000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच जो है एक मतलब कि प्रमुख व्यापारी केंद्र और बंदरगाह के रूप में भी जो आपका जाना जाता था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में 90% से जो अधिक हीरे यानी जो आपका डायमंड का जो भंडार और उत्पादन जो है ना मुख्य रूप से किस राज्य से आता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए भारत में आपका 90% से अधिक हीरे का जो भंडार और उत्पादन मुख्य रूप से जो है ना ये आपका मध्य प्रदेश राज्य से जो आपका आता है। तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका साइंस में देखने को मिला था कि किसी पेड़ या फिर पौधे पर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो वह प्रकाश के संबंध में जो है ना किस डायरेक्शन में आपका वृद्धि जो आपका करता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये पौधे की वह मतलब की प्रतिक्रिया एक आपका जैविक प्रक्रिया होता है जिसे आपका फोटोट्रोपिज्म यानी प्रकाशानुवर्तन जो है ना इसे जो आपका कहा जाता है। और इसमें आपका मतलब कि तने की वृद्धि होती है, जैसे कि पौधे का जो तना होता है ना हमेशा आपका प्रकाश स्रोत की दिशा में आपका बढ़ता है और इसे आपका धनात्मक मतलब कि फोटोट्रोपिज्म जो है ना ये आपका कहा जाता है। और ये आपका इसलिए होता है ताकि पौधे अधिकतम जो है ना सूर्य के प्रकाश जो आपका प्राप्त कर सके, जो कि प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया के लिए जो है ये आपका आवश्यक होता है। और इसमें किस हार्मोन्स की भूमिका होती है तो देखिए इस प्रक्रिया में जो है ना ये आपका ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन जो है ये आपके महत्वपूर्ण भूमिका जो आपके निभाते हैं। यानी किसी भी पेड़ या पौधे पर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो वह प्रकाश के संबंध में किस दिशा में आपका वृद्धि करता है, तो ये आपका प्रकाश की ओर जो है आपका वृद्धि करता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जब हम किसी क्वाइल यानी स्प्रिंग को खींचते हैं ना तो क्वाइल का कौन सा भाग जो है वास्तव में खींचता या फिर स्ट्रेच होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे हुबहू जो आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए जब स्प्रिंग को खींचा जाता है तो वास्तव में आपका जो क्वाइल का जो तार यानी वायर होता है ना इसकी लंबाई जो आपका बढ़ जाती है और स्प्रिंग के जो आपके क्वाइल्स के बीच की जो दूरी होती है ना ये बढ़ने के कारण जो है तार का जो आपका स्ट्रेच होना, जो कि आपका हुक्स का जो लॉ होता है ना यानी हुक्स के जो नियम के द्वारा जो है ये आपका
नियंत्रित होता है और ये जो आपका ठोस धातु तार के जो है लोचदार गुणधर्मों के कारण जो आपका संभव हो पाता है, ना कि केवल आपका स्प्रिंग के आंतरिक संतुलन के कारण या फिर उस पर लगा भाग के कारण या फिर कॉइल की ठोस संरचना के कारण। ये जो आपका मतलब कि इसके कारण आपका नहीं होता है। तो ये आपका कॉइल का तार या फिलामेंट ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मतलब कि इंग्लिश में बात कर ले तो देखिए इंग्लिश में आपका ट्यूसलेंट का जो है ना स्पेलिंग जो आपसे पूछा गया था, तो वो आप स्पेलिंग देख लेना। मतलब कि उसके बाद आपका एक इडियम पूछा गया था थ्रू कुकी का जो है ना, ये आपका इडियम पूछा गया था, तो इसका आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि थ्रू कुकी का जो सही इडियम है ये आपका क्या होगा। इसके अलावा आपका जो है टू हैव ए फिंगर इन एवरी पाई, इसका भी जो आपका इडियम का मीनिंग जो है ये आपका पूछा गया था, तो ऑप्शन क्या दिया गया था आप कमेंट करके बताइएगा। स्ट्रेंज का जो है ना ये आपका एंटोनिम जो आपसे पूछा गया था, एक क्वेश्चन आपका एकोकार्डियोलॉजी से भी आपका, वो तो मैंने प्रश्न आपको बता दिया है। इसके अलावा हैव ए फिंगर इन एवरी पाई इडियम्स, ये तो मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है। एक्टिव पैसिव से आपके 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक भी क्वेश्चन आपका जो इस शिफ्ट में नहीं देखने को मिला था। पैराजंबल से आपका 2 क्वेश्चन, एक पैसेज था जो कि आपका छोटा सा पूछा गया था। 1 वर्ड था कि स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन में सेम बट डिफरेंस इन मीनिंग, इसे क्या कहा जाता है, इसका पूछा गया था, तो इसे आपका होमोनिम्स जो आपका कहा जाता है, तो होमोनिम्स आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक आपका क्वेश्चन था जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स था कि द थीफ रॉब्ड द ओल्ड मैन, फिल इन द ब्लैंक्स हर गोल्ड चैन, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका जवाब आपको ऑप्शन भी दे दिया गया। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका सही जवाब जो है आपका क्या होगा। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है आप भी अपने क्वेश्चन को टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप ज्वाइन करके जो वो जरूर भेज दिया कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।